हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राइडी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 39th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है फिजिक्स का। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन उठा लिया मैंने नीट 2016 फेज 2 का। यहाँ जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिया मैंने नीट 2017 का। और जो चौथा क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया IIT 1988 का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि चीज़ें कैसे काम करती है। देखते हैं इन क्वेश्चन में हम लोग चारों क्वेश्चन में कैसे अजम्पशन मेथड लगा के अपने करेक्ट आंसर तक या उसके पास पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए पैरेलल सेपरेशन प्लेट सेपरेशन D एंड कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विद 4 dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3, K4 as shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in the capacitor, then its dielectric constant K is given by. ठीक है, आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। हम लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें। जो भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग को K1, K2, K3 मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअली, और इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल के हम लोग को सिस्टम के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के लाना है। मतलब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल तरीका क्या है, थोड़ा सा बताता हूं मैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लो, ऐसे मैं बताता नहीं हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वीडियो में, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि कितना कम टाइम लगता है ट्रिक लगाने के बाद में, अजम्पशन मेथड लगाने के बाद में। यहाँ पर मान लो इस K1 के लिए अगर हम लोग देखें तो निकल के आ जाएगा हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D/2 और यहाँ पर आ जाएगा एक K1। ठीक है, इसी तरीके से यही सेम चीज आएगा किसके लिए, K2 वाले के लिए, बस सामने आ जाएगा K2 और आ जाएगा K3 के लिए। सब कुछ सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D/2 सब कुछ सेम रहेगा, बस K1, K2, K3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये तीन है ना, ये तीन क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आती है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपको कुछ नहीं करना है, K1 प्लस K2 प्लस K3 करना है। तो ये आपको मिल गया इस वाले तीनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, इसके साथ में सीरीज में है। तो सीरीज में पहले तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, इसके लिए निकल के आएगा आपके पास में एप्सिलॉन नॉट A, पूरा का पूरा A हो जाएगा इस बार एरिया, अपॉन D हो जाएगा यहाँ पर D/2 वापस से। ठीक है, तो इस बार क्या निकल के आया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, और यहाँ पर जो इसकी K4 है उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से। ये किसके लिए निकल के आया, इस वाले के लिए निकल के आया। अब क्या है, ये दोनों जो है ये सीरीज में है। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो है फॉर्मूला आपको लगाना है इन दोनों में। ये आपका बन गया C1, ये आपका बन गया C2। ये फॉर्मूला जो आप लगाओगे तो आपको जो भी मिलेगा उसको आपको कंपेयर करना है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से और K से। मतलब जो इक्विवेलेंट है, मान लो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और जो भी रहेगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वो यहां पर हो जाएगा K। ठीक है, ये इसको आपको इक्वेट करना पड़ेगा जो इसको सॉल्व करके आएगा, और वहां से K को आपको कंपेयर करके आपको निकालना पड़ेगा आंसर। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं अजम्पशन मेथड का ट्रिक। आप क्या करो, आप मान लो K1, K2, K3, K4 की वैल्यू को सबको 1 मान लो। सबको 1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, जो आंसर निकल के आएगा K का वो भी 1 निकल के आना चाहिए। क्यों, क्योंकि K1, K2, K3, K4 सबको अगर आप 1 मान लोगे, इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, सारा का सारा क्या है, एयर है, वैक्यूम है ना। तो K1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 लेने से क्या हो गया, हम लोग बोल दिए कि ये जो है ये एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, सब कुछ क्या है, फ्री स्पेस है। इसका मतलब इसका जब हम लोग सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसका भी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आना चाहिए, एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। मतलब कि जो वैल्यू है वो K इक्वल्स टू 1 निकल के आना चाहिए। अब आप लोग ऑप्शन बैठा के देख लो, सब कुछ 1 पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर 1 बैठाओगे तो ये निकल के आ जाएगा भैया 2 अपॉन 1 हो जाएगा आपके पास में 2। यहां 1 1 1 बैठाओगे तो 3/3 हो जाएगा 1, और यहां 1 बैठाओगे तो 1/1 हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या हुआ, 1 प्लस 1 निकल के आ गया आपके पास में 2। तो ये जो LHS और RHS है ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ऑप्शंस में भी आप बैठा के देख लो, 1 1 1 बैठाओगे ये आएगा 3 3 प्लस 3/2, ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब सेम नहीं आएगा। यहां पर भी सेम नहीं आएगा, और यहां पर बैठा के देखो 1 1 1 3 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 2 प्लस 2 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत ऑप्शन निकल के आता है। यही करना है हम लोग को, यहाँ पर अजम्पशन करना है, बहुत इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। सबको आप लोग 1 बैठा लो तो जो इक्विवेलेंट है वो भी एयर आएगा, 1 ही निकल के आएगा, और फिर आप ऑप्शन में बैठा के देख लो कौन सा करेक्ट आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट
निकल के आता है। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है भैया लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज टू masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। ये मान लो आपके पास में मास है भैया m1 का, ये आपके पास में मान लो भैया मास है m2 का, ये मान लो दोनों के बीच का जो रॉड है उसकी लेंथ है l। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको देखना है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर है, मान लो यहां पर है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस। आपको निकालना है ये वाला लेंथ मान लो r1 और ये वाला लेंथ मान लो r2। r1 क्या निकल के आता है m2l अपॉन m1 प्लस m2 और r2 क्या निकल के आता है m1l अपॉन m1 प्लस m2। आपको पता है ये सब चीजें। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो r1 निकल के आया बड़ा सा m2l अपॉन m1 प्लस m2, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर। फिर r1 में आपको गंदी वैल्यू को पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, सेम काम आप m2 के लिए करोगे और फिर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूं इसमें असम्पशन मेथड से हम लोग कैसे यहां पर ट्रिक लगा सकते हैं। आप क्या करो यार, आप m1 और m2 को दोनों को सेम मान लो। ठीक है, m1 m2 दोनों सेम जैसे आप मान लोगे तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां आ जाएगा, एकदम सेंटर पे आ जाएगा। तो ये आ गया एकदम सेंटर पे। तो ये जो लेंथ, रॉड की लेंथ अगर l थी तो ये लेंथ क्या हो गया, l/2 हो गया, ये l/2 हो गया। अब आपका जो काम है वो बड़ा आसान से निकल के आ गया। आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकल के आएगा m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि m इंटू l स्क्वायर बाय 4। ये हुआ इस मास के लिए, इस मास के लिए करोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा तो निकल के आ जाएगा m इंटू l स्क्वायर बाय 2। तो जो फाइनल आंसर है वो ओरली निकल के आ गया m इंटू l स्क्वायर बाय 2। अब आप ऑप्शंस में पुट करके देख लो, यहां पर आ रहा है 2ml स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आ रहा है आपके पास में m और m हो जाएगा ml स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आप पुट करोगे तो निकल के आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2m मतलब ml स्क्वायर बाई 2, ये सही निकल के आ सकता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2m अपॉन, तो ये आ रहा है 2ml स्क्वायर, ये भी गलत निकल के आ जाएगा। सॉल्व करके क्या है आंसर, m इंटू l/2 का होल स्क्वायर मतलब ml स्क्वायर बाई 4। एक और दो के लिए करेंगे तो ml स्क्वायर बाई 2। तो जो ऑप्शन 3 है ना, ये एकदम सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को जो हम लोग m1 और m2 को सेम m इक्वल्स टू मतलब m के बराबर पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग असम्पशन मेथड लगाते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में, हीट में देखते हैं हम लोग यहाँ पर। Two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be। ठीक है, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, आपको भैया जो रेजिस्टेंस का इसमें इक्विवेलेंट होता है L/K, उसको आप यूज करते हो। ये दोनों आपको दिख रहा है भैया पैरेलल में, और फिर आप उसको सॉल्व करके निकालते हो वैल्यू। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या आप इसमें कर सकते हो। मान लो आपके पास में ये है, सपोज कि मान लो आपके पास में ये मान लो आपके पास में एक कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर की क्या होती है, कुछ एक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, अब मान लो ये आपके पास में एक एल्यूमिनियम वायर है। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर की भी क्या होती है, कुछ एक रेजिस्टिविटी होती है। कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी कॉपर की प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम वायर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो जो रेजिस्टिविटी आएगी वो कुछ अलग आएगी, जो कि ना तो कॉपर के बराबर होगी ना तो एल्यूमिनियम के बराबर होगी। लेकिन अगर मान लो हम लोग एक और एल्यूमिनियम वायर ही लेते हैं और इस एल्यूमिनियम वायर को इस एल्यूमिनियम वायर के साथ में कंबाइन कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, रिजल्टेंट वायर निकल के आएगा, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो तो सेम ही रहेगी ना, एल्यूमिनियम के बराबर ही। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मान लो एक कॉपर है एक और कॉपर है, दोनों का अगर हम लोग ज्वाइन कर दे, ठीक है, मान लो उसका लेंथ बढ़ा दे या कुछ भी कर दे हम लोग, तो जो रेजिस्टेंस है वो भले ही चेंज हो सकता है क्योंकि वो एल, एरिया ये सब पे डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। एज लॉन्ग एज द मटेरियल इज सेम, जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो सेम निकल के आएगी। उसी तरीके से यहां पर होता है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। भैया रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो ये सिमिलर टाइप का कंसेप्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। यहां पर अगर हम लोग K1 और K2 को सेम मटेरियल मान ले, सेम रॉड मान ले जिसकी कंडक्टिविटी सेम है, अगर हम लोग K1 और K2 को सेम मान लें तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद में जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकल के आएगी वो भी सेम ही निकल के आएगा क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम ही है। तो अगर हम लोग K1 K2 को सेम मान ले और K पुट कर दे तो जो ऑप्शन है उसमें जो आंसर निकल के आएगा फाइनल वो भी K के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर जब हम लोग पुट करते हैं तो K प्लस K हो जाता है 2K, 2 और 2 कैंसिल, तो 3K निकल के आता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2K आता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये आता है भैया K प्लस K 2K 4K, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर आता है K प्लस K 2K बाई 2 मतलब कि K, तो ये एकदम करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, पहले मैं ये बता देता हूं आपको
उसके बाद में मैं एक और केस लेता हूं। यहां पर क्या 1 और 2 है ना, मैं एक और लेके 3 लेके देखता हूं आपको, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे हो रहा है सारा चीज। यहां पर देखो IIT 1988 का क्वेश्चन है, हालांकि इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे शायद, 2 ऑप्शन शायद एलिमिनेट हो जाएगा। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2। ठीक है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूं, आपके पास में एक K1 है, एक मटेरियल है, उसके बाद में बाहर एक K2 है। ठीक है, द टू एंड्स जो भी है वगैरह वगैरह, नो एनर्जी लॉस, हीट लॉस जो भी है, आपको निकालना है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। यही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहां अप्लाई करूंगा। मैंने क्या बोला, अगर आप दोनों मटेरियल को सेम ले लो, ठीक है, आप मान लो अंदर का जो मटेरियल था बाहर का जो मटेरियल था दोनों सेम है, तो दोनों का जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, सेम निकल के आ जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसका भी जो कंडक्टिविटी है वो सेम निकल के आ जाएगा। मतलब अगर आप K1 K2 को सेम मान लो, इक्वल्स टू K कर दो, K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू अगर आप K कर दो, तो जो आपका आंसर है फाइनल वो भी K आना चाहिए। तो यहां पर जब ऑप्शन में पुट करते हो K1 प्लस K2, तो यहां आता है 2K, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये हो जाएगा भैया K1 K2 K पुट करोगे K² अपॉन 2K, मतलब आ जाएगा यहाँ पर K/2, ये भी हो जाएगा भैया कैंसिल। यहां पुट करोगे K प्लस 3K हो जाता है 4K अपॉन 4, मतलब कि K है ना, तो ये हो सकता है सही ऑप्शन। यहां पर भी 3K प्लस K हो जाएगा 4K अपॉन 4, मतलब कि K, ये भी हो सकता है सही ऑप्शन। तो IIT 1988 का क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट को अगर हम लोग लगाते हैं तो यहां पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट होकर आ जाता है। इसके बाद आपके ऊपर है, आप पूरा सॉल्व करो या गेस मारो, जो भी आप कर सकते हो। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो शायद तक ऑप्शन 3 मेरे को लग रहा है, बाकी मैंने सॉल्व करके अभी तक देखा नहीं है। यहां पर जो केस है ना, इसको मैं एक बार और बताता हूं। इस केस को थोड़ा और वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं। मान लो आपके पास में ये जो सिस्टम है ना, ऐसा ही मान लो, इसको थोड़ा और अपग्रेड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। ये मान लो आपके पास में ऐसा है, फिर मान लो आपके पास में ऐसा है, फिर मान लो आपके पास में ये ऐसा है। ये मान लो हो गया K1 पे, ये मान लो हो गया K2 पे, और एक मान लो इसके साथ जुड़ गया K3। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप क्या मान लोगे, चलो D मान लो, इस डिस्टेंस को भी आप D मान लो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप एरिया मान लो, इसको छोटा वाला को एरिया A, इसको भी मान लो एरिया A, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो T1 T2 वो सब उसको हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास में, L अपॉन KA। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये जो दो है ना, ये क्या है, पैरेलल में है एक दूसरे से, तो इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 के लिए क्या हो जाएगा, L अपॉन KA, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, D, तो हो जाएगा यहां पर D अपॉन K1 इंटू एरिया A। ठीक है, ये क्या है, किसके साथ पैरेलल में है, इस K2 वाले के साथ पैरेलल में है। तो फॉर्मूला क्या लगता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उसको हम लोग यहां पर लगाएंगे तो निकल के आ जाएगा हमारे पास में R1 इंटू R2 निकल के आ जाएगा L अपॉन KA, L अपॉन KA। तो ये एरिया नीचे आएगा बेसिकली, क्योंकि L अपॉन KA रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है, तो D अपॉन K1 है। उसी तरीके से यहां पर निकल के आ जाएगा हमारे पास में D अपॉन K2A, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 निकल के आ जाएगा D अपॉन K1A प्लस D अपॉन K2A। ये हमारे पास में सॉल्व करके आया क्या, इन दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको क्या है हम लोग को सीरीज में करना है इसके साथ में सॉल्व। तो इसको जब इसके साथ में सॉल्व करेंगे सीरीज में, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस निकल के आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हो जाएगा हमारे पास में L अपॉन K, मतलब कि D अपॉन K3 टाइम्स एरिया, यहां पर कितना ले लेंगे, 2A ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में K3 इंटू 2A, मतलब 2K3A। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, किससे इक्वेट करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करके इक्वेट करना है इक्विवेलेंट से, मतलब कि टोटल लेंथ 2D अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू एरिया, मतलब कि 2A के बराबर। ठीक है, ये हुआ इक्विवेलेंट, मतलब इसका हम लोग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सॉल्व करते हैं, L अपॉन K, उसको सॉल्व करते हैं रेजिस्टेंस की तरह हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिकली, और फिर इक्वेट करके हम लोग K इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां पर निकालते हैं। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, इसको सॉल्व करके दिखाने के बाद में फिर जो एक्सप्रेशन आएगा ना, उसमें K का वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे कि आंसर सही निकल के आता है या नहीं आता है। इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, जगह कम पड़ सकता है। यहां पर बेसिकली क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो निकल के आ जाएगा K1 K2A। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसको मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, एलसीएम लेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारे पास में K1 K2A, और ऊपर में आ जाएगा K2 प्लस K1 टाइम्स D, तो ये हो जाएगा K2 प्लस K1 टाइम्स D हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या आएगा, K1A इंटू K2A, मतलब K1 K2A स्क्वायर, K1 K2A स्क्वायर, और उसके ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास में
हमारे पास में आ जाएगा डी का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली इसको सॉल्व करके आया। अब यहां पर क्या करते हैं, K1 K2 को कर दो भैया आप कैंसिल, यहां पर है एरिया का स्क्वायर, यहां पर है एरिया, तो यहां लिख दो भैया 1, यहां पे कर दो एक एरिया को कैंसिल, यहां पर एक डी से इस डी को कर दो आप कैंसिल, और फिर आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 ऊपर जाएगा, डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो निकल के आ जाएगा आपके पास में भैया डी अपॉन K2 प्लस K1 हो जाएगा, इस ए के साथ में मल्टीप्लाई, तो निकल के आ जाएगा K2 प्लस K1 टाइम्स ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आया, d अपॉन ये निकल के आया, ठीक है। अब इसको आप ऐड करोगे किसके साथ, इसके साथ ऐड करोगे, तो प्लस d अपॉन 2k3 टाइम्स a हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम अब मैं ऊपर लेता हूं, स्पेस की कमी हो रही है और ऐसा एग्जाम में होगा, बहुत बार स्पेस आपको नहीं मिलेगा, इसका आप ले लो एलसीएम, तो निकल के आ जाएगा आपके पास में 2k3 K2 प्लस K1 a, 2 K2 प्लस K1 इंटू K3 टाइम्स A, इसका आप एलसीएम ले 2k3 K2 प्लस K1 A, और फिर आप एलसीएम फिर इसको सॉल्व करके ऊपर में निकल के आ जाएगा आपके पास में भैया 2k3 और यहां पर आ जाएगा आपके पास में प्लस K1 प्लस K2, ये आपके पास में फाइनल निकल के आ गया। डी वगैरह जो भी आएंगे उसको कर दो आप कैंसिल, यहां पर भी जो एरिया आएगा उसको आप कर दो कैंसिल, तो मैं नहीं लिख रहा हूं ये एरिया वगैरह को, डायरेक्ट अपना काम करते हैं फटाफट से, 2 अपॉन ये 2 और 2 भी हो जाएगा कैंसिल, तो ये निकल के आ जाएगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, फाइनल आंसर लिख देते हैं, फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा यहां पर 2k3 K1 प्लस K2 अपॉन 2k3 प्लस K1 प्लस K2, ये हमारे पास में शायद फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग बाकी चेक कर लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया है इस वाले केस में, इसमें वही सेम चीज हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं, K1 K2 K3 तीनों को हम लोग सेम मान लेते हैं, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला कि अगर सेम वायर्स या जो भी जोड़े एक साथ में, तो जो इक्विवेलेंट आएगा उसका भी जो थर्मल कंडक्टिविटी है या जो रेजिस्टिविटी है, जो भी रिलेशन एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, वो सब क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहां पर K1 K2 K3 तीनों को क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं, और देखते हैं कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू वही सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां पर जब बैठाएंगे ना तो क्या होगा, यहां पर K3 की जगह बैठाएंगे K, तो हो जाएगा 2k, और K प्लस K हो जाएगा 2k, तो 2k इंटू 2k निकल के आ जाएगा क्या, 4k स्क्वायर, अपॉन इसको डिवाइड लगाएंगे हम लोग, यहां पर 2k प्लस k कितना होता है 4k, तो यहां से भैया k से 1k हो गया कैंसिल, 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो जो k इक्विवेलेंट है वो क्या निकल के आया, k ही निकल के आया। अब मैं आपको दिखाता हूं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके, मान लो K1 K2 K3 इसका वैल्यू कुछ भी मान लो आप 3 मान लो, ठीक है। तो यहां पर 3 3 3 जब आप सब जगह पुट करोगे ना तो k इक्विवेलेंट भी 3 निकल के आना चाहिए, 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, 6 6 जा कितना हो गया 36, इसको डिवाइड लगाओ आप, 3 2 जा 6 प्लस 3 कितना होता है 12, 36 अपॉन 12 कितना निकल के आता है 3 निकल के आता है, मतलब K1 K2 K3 को अगर आप 3 लिए तो जो K इक्विवेलेंट है वो भी 3 निकल के आया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो भी आएगा इक्विवेलेंट आपका, अगर आप सेम मटेरियल सारा ले लोगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी सेम ही मटेरियल का बना ना, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा, चाहे जो कंडक्टिविटी होगा, जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा, उसका जो वैल्यू है वो सेम निकल के आएगा। तो आप K1 K2 K3 को अगर आप सेम ऑप्शंस में पुट करोगे, चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, आपका जो K इक्विवेलेंट है वो एक ही निकल के आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहां पर हम इस क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाते हैं, और बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपने से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।